सभी को नमस्कार। कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं अंक योजना में इस इकाई में 6 अंक निर्धारित हैं और अंक विभाजन की संभावना की हम बात करते हैं तो हो सकता है इसमें से एक ऑब्जेक्टिव आए, एक 2 नंबर का है और एक 3 नंबर का है। इसी बात को ध्यान रखते हुए हमने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लिख रखे हैं और डिस्क्रिप्टिव भी लिखे हैं। तो ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं। पहला था हमारा कारणी 3 एक खालिस्तान संख्या है। कारणी 3 एक खालिस्तान संख्या तो अपरिमेय संख्या है। ऑब्जेक्टिव है हमारा ये। कारणी 2 भी लिखा सकता है, कारणी 5 भी लिख सकता है, कारणी 7 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, कारणी 15 भी हो सकता है, बाजू में लिख रखे हैं वो। तो हम पहले वाले क्वेश्चन के लिए बात करते हैं। पहले का जो पहला था उसमें अपरिमेय आएगा। कारणी 2, कारणी 3, कारणी 5, कारणी 7, कारणी 15, पाई, ये सब अपरिमेय संख्या कहलाती। कोई ना कोई एक संख्या देखने को एग्जाम में मिलती है। अगला क्वेश्चन था हमारा, कह रहे थे कि एचसीएफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल टू किसके बराबर है। तो हम ये जानते थे कि दो धनात्मक पूर्णांक है और उनका एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल उनकी संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम इसमें लिखेंगे इसका जो उत्तर होगा ए गुणित बी होगा, ए इंटू बी होगा। सही है। एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी बराबर ए इंटू बी होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल देखने को मिलते रहता है और ये खालिस्तान वगैरह में मिलता है, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव में मिलता है। अगला क्वेश्चन था हमारा थर्ड वाला, 6 और 20 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ खालिस्तान होगा। 6 और 20 का एचसीएफ क्या होगा हम जानते हैं। जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं तो दी हुई संख्याओं के गुणनखंड निकालते हैं और ऐसा गुणनखंड जो दोनों संख्याओं में घनिष्ठ होता है उसे हम एचसीएफ कहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम 6 और 20 है तो 6 के हम गुणनखंड निकालेंगे। तो 6 का गुणनखंड निकालने के लिए हम जानते थे 2 3 6 3 एकम 3, 2 गुणित 3 होगा। और 20 के निकालेंगे हम तो 2 एकम 2, 2 शून्य शून्य, 2 एकम 5 10 और 5 एकम 5। तो ये मिलेगा 2 गुणित 5 करके। हमने देखा कि 2 घनिष्ठ है तो इसका एचसीएफ 2 होगा। तो खालिस्तान में हम 2 को लिखेंगे। ऐसे अगला वाला था 26 91 का एचसीएफ क्या होगा। वही 26 के भी गुणनखंड निकालेंगे, 91 के भी निकालेंगे। हम जानते हैं 26 के यदि हम निकालना चाहेंगे तो 2 एकम 2, 2 3 6, 13 एकम 13, तो 2 गुणित 13 आया 26 का। 91 का निकालेंगे हम तो इसमें 7 का डिफरेंस जा रहा है, 7 एकम 7, 7 21, तो 13 एकम 13, तो ये 7 गुणित 13 आता है। हम देख रहे हैं कि ये 13 दोनों घनिष्ठ है तो ये 13 इसका एचसीएफ होगा। तो चौथे वाले का जो आंसर होगा वो 13 होगा। 5 का कह दिया था सत्य की बात करते हैं हम। कार्ल फ्रेडरिक गास को गणितज्ञों के राजकुमार के नाम से जाना जाता है। हम 1-2 साल से देख रहे हैं कि हिस्ट्री में से भी क्वेश्चन बनाकर पूछते हैं। तो कार्ल फ्रेडरिक गास को गणितज्ञों का राजकुमार के नाम से जाना जाता है। ये हमारा सत्य कहेंगे हम। ट्रू और फॉल्स में हो सकता है, यहाँ ट्रू फॉल्स के रूप में पूछ ले तो ये सत्य है हमारा। तो 5वां वाला हमारा सत्य है। 6वां हम बात करते इसी टाइप से, एक प्रकार संख्या का अभाज्य गुणनखंड, उसके गुणनखंड क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। हो सकता है खालिस्तान में खालिस्तान छोड़ दे तो अद्वितीय खालिस्तान होता है, लिख दे तो अद्वितीय होता है। और ट्रू फॉल्स में हम कहते हैं तो वो ट्रू है हमारा, सत्य है। तो ये सत्य है हमारा। ये 6वां ऑब्जेक्टिव हुआ था। अब हम वर्णनात्मक क्वेश्चन पर आते हैं। बड़े अच्छे क्वेश्चन है। हमें एचसीएफ ऑफ 306 657 का लॉ दिया था, एलसीएम ऑफ 306 657 ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड था, प्रश्न नंबर दूसरा है हमारा। सबसे पहले इसको करने के लिए हम फार्मूला लिखते हैं। हम फार्मूला क्या जानते थे, एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी बराबर ए गुणित बी। ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले के माध्यम से हम करेंगे। हमें यहाँ दे रखा था एचसीएफ ऑफ 306, यहाँ दिया था एचसीएफ ऑफ 306 657 गुणित एलसीएम ऑफ 306 657। क्वेश्चन से देख के लिखा। एक क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड था, एचसीएफ ऑफ 306 657 इक्वल टू 9 दिया था, एलसीएम ऑफ 306 657 ज्ञात करना था। फार्मूले में हमने मान रखे, यहाँ पर हम लिखेंगे 306 और 657।
क्या किया हमने, ये फार्मूला हम जानते हैं करके फार्मूला लिख लिया। फार्मूले में हमने संख्याओं को जमा लिया, 300 657 दे रखी थी हमें। 300 इसका एलसीएम दिया था 9, तो 9 गुणित एलसीएम ऑफ 306 657 बराबर, यहाँ 306 गुणित 657 लिखेंगे। हम 9 से 306 को काट सकते हैं, 9 एकम 9, सो काटेंगे हम तो 9 3 27 और 9 2 36। एलसीएम ऑफ 306 657 बराबर, इसका गुणा इसमें करेंगे हम तो 22,338 आएगा। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 को बनाया। डेफिनेटली क्या होता है कि ये जो फार्मूला है या तो ऑब्जेक्टिव में मिलेगा या डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक में मिलेगा। तो हम देख रहे हैं ये वर्णनात्मक रूप में हुआ है और यहाँ ये ऑब्जेक्टिव देखा था हमने। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, इसको याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन बनेगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा, जैसे 12 15 21 का हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। परीक्षा में कोई भी संख्या 3 नंबर मिल सकती है ऐसी, वो मैंने बाजू में और संख्या लिख रखी है। 12 15 21 लिख ली मैंने, 8 9 25 17 23 29 96 404 6 20। परीक्षा में कोई ना कोई क्वेश्चन इनमें से मिलेगा, 3 नंबर क्वेश्चन मिल सकता है जिसमें एचसीएफ एलसीएम दोनों निकालने की बात करते हैं। तो तीसरे का हम 12 15 21 का एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 डाला हमने। सब जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं तो 12 15 21 के हम गुणनखंड निकालेंगे रफ में। हम जानते हैं 12 के निकालेंगे तो 2 इसी 12 2 3 6 3 एकम 3। 15 के निकालेंगे हम 3 5 15 5 एकम 5। 21 के निकालेंगे हम 3 7 21 7 एकम 7। हमने देखा इसके 2 गुणित 2 गुणित 3 है, इसके 3 गुणित 5 है और इसके 3 गुणित 7 है। गुणनखंड निकालने के नियम मैंने पिछले वीडियो में समझा रखे हैं, यहाँ डायरेक्ट कर दिया हूँ। एचसीएफ आप 12 15 21 इजिकल टू एचसीएफ मतलब ऐसा गुणनखंड जो सभी में हो। तो हमें सभी में क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी 3। तो ये एक आंसर होगा हमारा कि एचसीएफ हमारा 3 होगा। अब वो बात कर रहे हैं एलसीएम निकाले, हम क्या करते हैं 12 15 21 का एलसीएम निकालना है। हम जानते हैं 2 इसी 12 15 वही रहेगा, 21 वही रहेगा, 2 का जा रहा 2 3 6 15 वही 21 वही, 3 का जा रहा 3 एकम 3 3 5 15 3 7 21, 5 का जा रहा 1 5 एकम 5 7 का 7 का जा रहा 1 1 7 एकम 7। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एलसीएम ऑफ 12 15 21 बराबर, ये सबका गुणा करेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 3 गुणित 5 गुणित 7 गुणा करेंगे हम तो 5 3 15 15 दूनी 30 30 दूनी 60 60 का 7 से करेंगे तो 420 होगा। जी हमारा उत्तर होगा ना, किसी करोगे उत्तर यही मिलेगा 420 ही। इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन 8 9 25 का हमें एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है। इसको भी जैसे 8 के गुणनखंड निकालेंगे, 9 के निकालेंगे, 25 निकालेंगे, ऐसा गुणनखंड जो तीनों में रहेगा उसको एचसीएफ कहेंगे। तो यहाँ पर हम 8 के गुणनखंड निकालने जा रहे हैं। 2 को 8 2 दूनी 4 2 एकम 2। 9 के निकालेंगे 3 3 का 9 3 एकम 3। 25 के निकालेंगे 5 पंजे 25 5 एकम 5। तो 2 गुणित 2 गुणित 2, इसके 3 गुणित 3 और इसके 5 गुणित 5। हम क्या करेंगे एचसीएफ ऑफ 8 9 25 बराबर ऐसा गुणनखंड है जो तीनों में रहेगा, एचसीएफ कहेंगे। हम देख रहे हैं कोई भी गुणनखंड तीनों में नहीं है। जब कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं होता है तो एक होता है, हम जानते हैं एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। तो ये इसका उत्तर होगा। एग्जाम में ये आते रहता है। हमने देखा यहाँ कोई सा भी गुणनखंड कॉमन नहीं है, 2 भी नहीं है 3 भी नहीं है 5 भी नहीं है। जब कोई गुणनखंड कॉमन नहीं होता है तो एक एचसीएफ कहलाता है। अब इसका एलसीएम निकालना है तो हम क्या करते हैं 8 9 और 25 यहाँ लिखते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। 2 को 8 9 25 2 दूनी 4 9 25
फिर 2 का 2 एकम 2, 9 25, 3 का 1, 3 का 9 25, फिर 3 का जाएगा 1, 3 एकम 3 25, 25 5 का जाएगा 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। हम लिखेंगे यहाँ पर एलसीएम ऑफ 8, 9, 25 बराबर इनका गुणा कहलाता है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणा करेंगे हम। गुणा करने के लिए 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200 और 200 ये 3 का कन्वर्ट करेंगे तो 1800 हो जाएगा। आप गुणा करेंगे 1800 ही आएगा। गुणा आपस में करेंगे। अपन ने क्या किया 5 का 5 से कर लिया 25, 25 दूनी 50, दूनी 100, दूनी 200, 200 का ये 9 से करेंगे हम तो ये हमारा 1800 आया देगा। पुनः 17, 23, 29 का हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। वही करेंगे, फैक्टर करेंगे पहले हम 17 और यहाँ दे हमारी संख्या इसी का हम दिया खुद का जा रहा 17 17 ऐसे 23 में 23 एकम 23 और 29 में 29 एकम 29 हम देख रहे हैं यहाँ इसका 17 गुणित 1 लिख सकते हैं, इसको हम 23 गुणित 1 लिख सकते हैं और इसको 29 गुणित 1 लिख सकते हैं। जब एचसीएफ निकालते हैं हम 17, 23, 29 का तो हम देख रहे हैं एक इसका एचसीएफ होगा। दूसरा हम बात कर रहे हैं इसी का हमें एलसीएम निकालना है तो 17, 23, 29 का एलसीएम निकालेंगे हम। 17 एकम 17, 23 वही रहेगा, 29 वही रहेगा, यहाँ 23 एकम 23, 29 वही रहेगा, यहाँ 29 का करेंगे तो ये एलसीएम ऑफ 17, 23, 29 बराबर 17 गुणित 23 गुणित 29 गुणा करेंगे हम। पहले हम 23 में 17 का करते हैं, 23 में 17 का गुणा किया, 17 3 51 के एक आता है 5, 34 और 5 39 में गुणा करेंगे हम। 29 का मान लिया, 29 का पढ़ा नहीं मालूम है, 9 का पढ़ा पढ़ो, 9 एकम 9, 9 81 के खाता है 8, 9 27 और 8 35, 2 करेंगे 2 एकम 2, 2 18 कटाता है 1, 2 3 6 और 1 7, 9 3 3 आता है 1 और 11 तो 11 339 ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, हमें 96 और 404 का एचसीएफ निकालना फिर एलसीएम निकालना और एग्जाम्पल के साथ अच्छा सवाल है ये। तो हम अभी हमने 3 सवाल की वही इसको भी करेंगे। पहले हम 96 के गुणनखंड निकालेंगे, 2 चौको 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छीं 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। अब 4 से 4 में निकालेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 2 एकम 2 और 101 एकम 101 में किसी जवाब नहीं जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 96 का हम 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 5 बार था, 1 बार 3 था, यहाँ 2 गुणित 2 गुणित 101 था। जब एचसीएफ की हम बात करते हैं, एचसीएफ 96 404 का हम निकालेंगे तो दोनों में जो गुणनखंड कॉमन रहेगा वो एचसीएफ कहलाएगा। एक 2 है, एक 2 और है, 2 गुणित 2 तो ये एचसीएफ आया हमारा 4, एक आंसर हो गया। इसी का एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे 96 और 404 यहाँ लिखेंगे एलसीएम के लिए। 2 चौको 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 7 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 7 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यहाँ पर हम करेंगे तो नहीं जा रहा है। फिर 2 का 2 इसी 12 101, फिर 2 का 2 3 6 101, फिर 3 का 3 एकम 3 101, फिर 101 का 101 एकम 101। इस टाइप से हमने देखा एलसीएम ऑफ यहाँ पर हमने देखा 96 404 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 101 गुणा करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ का 2 दूनी 4 ये यहाँ तक तो 96 होगा और 96
में करेंगे, 96 का 101 में करेंगे, 6 9 1 का पड़ा फिर 0 का करेंगे, फिर हम करेंगे 1 का, तो ये आया 6 9 6 9 9696, 9696, ये हमारा उत्तर होगा सेकंड वाला। ठीक है, ये हमारा हुआ। और लिख रखा था हमने इसी के डी में, कह दिया था हमें 6 20 का अलग ही एक बार हमने कर लिया एचसीएफ का, 6 और 20 का एचसीएफ निकालेंगे, हम जानते थे 6 के गुणनखंड हमने भी निकाले थे, 2 3 6 3 एकम 3, तो 2 गुण 3 होगा। 20 के निकाले थे हमने, 2 एकम 2 2 सुन 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, तो ये था 2 गुण 5। तो जब एचसीएफ निकाला था हमने 6 20 का, तो ये दोनों में 2 था, तो ये 2 आंसर हो गया था हमारा। अब इसका एलसीएम निकालना है, तो हम एलसीएम निकालने के लिए 6 20 के गुणनखंड निकालेंगे हम, 2 3 6 2 एकम 2 2 सुन 3 2 पंजे 10, फिर 3 का 3 एकम 3 5 वही है, फिर 5 का, तो हम कहते हैं एलसीएम ऑफ 620 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5, 5 3 15 दूनी 30 दूनी 7, तो ये इसका 60 आंसर हो गया सेकंड वाला। यदि हम बात करेंगे एलसीएम की तो 60 होगा। शायद ये दिख नहीं रहा था, 3 एकम 3 5 बजे बचा, 5 एकम 5 ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 था, जांच कीजिए कि प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n 0 पर समाप्त होती है। ए नंबर का था, चौथे का बी भी इसी टाइप का था, जांच कीजिए कि प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 4 की घात n 0 पर समाप्त होती है। दोनों ही देते हैं, हम जानते हैं प्राकृत संख्या समुच्चय 1 2 3 4 इस टाइप से होता है, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 अनंत तक की होती है। हम क्या करेंगे, जहां पर n दिया है वहां पर हम 1 2 3 रखेंगे, हल करेंगे, हल करके देखेंगे कि इकाई के स्थान पर 0 आता है तो हमारा हम कह देंगे सत्य हुआ, या लिख देंगे कि आता है, और नहीं आता है तो 0 समाप्त नहीं होती, ऐसा लिखेंगे हम। तो वही हम करने जा रहे थे। चौथे का ए था हमारा, हम जानते हैं n बराबर क्या होता है 1 2 3, ये प्राकृत संख्या समुच्चय होता है। हम लिखेंगे यहाँ संख्या 6 की घात n में n बराबर 1 2 3 रखने पर हम रखेंगे, तो देखिएगा जब n बराबर 1 तो 6 की घात 1 मतलब 6 आ जाएगा, जब n बराबर 2 तो 6 की घात 2 मतलब 6 गुणित 6 36, जब n बराबर 3 तो 6 की घात 3 6 गुणित 6 गुणित 6 6 36 छक्का 216। इसी टाइप से हम और भी संख्या n के मान रख सकते हैं। हम देख रहे हैं इकाई पर यहाँ 6 आ रहा, यहाँ 6 आ रहा, यहाँ 6 आ रहा, 0 नहीं आ रहा, हम लिखेंगे तो वही क्वेश्चन लिखेंगे प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं होती, 0 पर समाप्त नहीं होती। जांच करना है, जांच लिया। अब इसी ई नंबर था चौथा का बी देखेंगे आप, जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 4 की घात n 0 पर समाप्त होती है, नहीं करेंगे तो हम जानते हैं n बराबर 1 2 3 ये प्राकृत संख्या समुच्चय होता है। हम लिखेंगे यहाँ संख्या 4 की घात n में n बराबर 1 2 3 रखने पर जब n बराबर 1 तो 4 की घात 1 4 आ जाएगा, जब n बराबर 2 तो 4 की घात 2 4 गुणित 4 4 तो 16 हो जाएगा, जब n बराबर 3 तो 4 की घात 3 4 गुणित 4 गुणित 4 3 बार 4 चौको 16 चौको 64। हम देख रहे हैं ऐसे ही अन्य संख्या रख सकते हैं हम, यहाँ इकाई पर 4 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, दोनों नहीं आ रहा, हम लिखेंगे इसी टाइप से देखेंगे प्रश्न देख करके प्राकृत संख्या
संख्याएं दे रखी थी, क्या ये भाज्य संख्या है और क्यों है। दो सवाल थे, ये भाज्य संख्या और क्यों है। इसको करने के लिए 7 गुण 11 गुण 13 गुण धन 13 दिया था। हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, 13 को कॉमन ले रहे हैं, तो बचा 7 गुण 11, यहाँ धन 1 बचा, कुछ नहीं बचता तो 1 बचता। हमने 13 को बाहर ले लिया, कोवेनेस्ट ले लिया है, कॉमन ले लिया है। 11 7 77 धन 1 13, यहाँ हम देख रहे हैं 1 जोड़ने पर हो जाएगा 78। ठीक है, 78 गुणनखंड निकालेंगे हम, तो 2 3 6, 2 9 18, 3 एकम 3, 3 2 का 9, 13 एकम 13। तो ये 13 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13, 2 कह रहे हैं। जांच करना था कि ये भाज्य संख्या, हाँ ये भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है, तो हाँ लिखेंगे हाँ भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 2 से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड है। क्यों का आंसर है ये। अगला भी टाइप से था, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से 5 कॉमन ले रहे हैं। 5 कॉमन क्या बचा अंदर, 7 गुणित 6 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 बचा धन 1। हम बात करेंगे तो 1 बचा, 5 कॉमन ले लिया तो 5 तो नहीं रहेगा। यहाँ गुणा करेंगे तो 2 3 6 4 24 और 7 6 42। हम क्या करते हैं, 42 में हम 24 का गुणा करते हैं। 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 8 और 4 12, 6 और 4 10 की होता है 1 और 1 2 और 8 10, 1008 धन 1 5, जी हमारा होगा 1009, है ना। हम लिखेंगे यही भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 2 से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, हमें देखिए लिखा हुआ है, संख्या दे रखी है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। परीक्षा में आते रहता है, 1 2 नंबर का भी हो सकता है, 1 का भी हो सकता है, 4 के 4 नहीं आएंगे, कोई 1 मिल सकता है। 140 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, 156 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, 5005 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और 3825 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। कोई ना कोई 1 मिल सकता है, वो आसान होता है। क्या करेंगे हम, गुणनखंड निकालेंगे। 140 के 2 सत्ते 14, 2 9 2 3 6, 2 5 10, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। जो 140 है वो उसके गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7 होंगे, यही उत्तर होगा। इतना इजी होता है। 156 के निकालना है ऐसे, तो 156 के हम जानते हैं, इकाई में 6 2 का जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 एकम 3, 3 2 का 9, 13 एकम 13। तो हम देख रहे हैं 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13, ये हमारा आंसर होगा। परीक्षा में दोनों ही सवाल किसी न किसी में आए हुए हैं। अब 5005 का निकालते हैं अपन। इकाई में 505 का जाएगा, 5 एकम 5, 599, 599, 5 एकम 5, 2 का नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, क्योंकि जोड़ने पर 2 हो रहा है। इकाई में 5 का नहीं जा रहा, 7 का देखते, 7 एकम 7, यहाँ 7 का देंगे, 7 एकम 7, 3 में देंगे 7 को 28, 7 का जाते देख रहा, 7 एकम 7, 7 को 28 और 7 3 21, 7 का नहीं जा रहा है, 11 का दिख रहा है, 11 एकम 11, 11 3 33, 13 एकम 13। तो क्या आया इसका, 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13, ये हमारा आंसर होगा। अगला हमारा था 3825। देखते हैं 3 का जाता कि नहीं, 3 और 8 11 और 2 13 और 5 18। हमने देखा संख्या के अंकों को जोड़ा, जोड़ में 3 का जाता, संख्या 3 से विभाजित होगी। 3 का देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेंगे यहाँ पर, 3 7 21, 3 5 15। फिर जोड़ते संख्याओं को, 10 और 5 15, 3 का जा रहा,
3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर जोड़ेंगे 4 2 6 5 11, 3 4 11, 5 का जाएगा, इतने में से 5 दिया है, 5 8 40, 5 5 25, फिर 5 का जा रहा, 5 1 5 5 5 1 5, 3 बचे, 5 7 35, 17 का 17 1 17। तो यहाँ लिखेंगे 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17, ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से कोई ना कोई एक सवाल इनमें देखने को मिलता है हमारे दिमाग में निकालने के लिए। बताना है हमें 3 करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। 4 सवाल लेकर के चारों एक जैसे होंगे, तो 4 में से कोई ना कोई एक बात देखने को मिलेगी। तो देखिए मानेंगे कि विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। माना करनी 3 बराबर P बटे Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तीन करनी 2 है वो संख्या में जैसे देखेंगे तो 3 करनी 2 है, 3 करनी 2 माना 3 करनी 2 और अब ये बटे की एक परिमेय संख्या है। ये संख्या थी, करनी 2 यही रहेगा, P बटे 3 बटे मेरा 3 बटे Q एक परिमेय संख्या होगी। हम जानते हैं करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय और इसको परिमेय कह रहे हैं, तो जो हमारे माने हुए का विरोधाभास है, अतः 3 करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हमारा सिद्ध है। ऐसे ही हम 7 करनी 5 करेंगे ना, ऐसे ही जाएगा। यहाँ पर देखिए ये 7 बार था, अब हम 8 बार जब करेंगे तो मैंने यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन डाला, तो यहाँ पर मैं संख्या लिख दूंगा, कौन सी वाली, यही वाली 7 करनी 5 मैंने संख्या लिख दी, यहाँ करनी 5 कर दूंगा, बटे में 7 कर दूंगा, यहाँ करनी 5 कर दूंगा और यहाँ पर 7 करनी 5 कर दूंगा। वही सवाल ही होगा, पूरा लैंग्वेज यही रहती है, यही लिखना पड़ता है हमें। इसके बाद 8 हो गया हमारा, 9 और 10 भी एक जैसे मिलेंगे हमें, 9 10 भी हम ऐसे ही करेंगे। जब 9 करेंगे हम तो 9 करने के लिए हमें 9 नंबर डाला और क्या दिया था वहां पर 3 धन 2 करनी 5 था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9 में माना 3 धन 2 करनी 5 बराबर P बटे Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगले पद में 2 करनी 5 बराबर P बटे Q ऋण 3 एक परिमेय संख्या होगी। पक्षांतर कर दिया हमने, संख्या होगी, इसका पक्षांतर कर दिया। अगले पद में 2 करनी 5 बराबर Q लघुत्तम आया, P ऋण 3Q यही लिखेंगे, एक परिमेय संख्या होगी। अगले पद में करनी 5 बराबर ये 2 इधर आएगा तो बटे में चला जाएगा, P बटे 3Q बटे 2Q एक परिमेय संख्या होगी। बस हम जानते हैं करनी 5 अपरिमेय संख्या है, अतः जो हमारे दिए हुए का विरोधाभास है और अतः 3 धन 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये 9 नंबर का क्वेश्चन, यदि एक बन जाता 4 बन जाते एक जैसे ही होते हैं। अब हम 10वां करेंगे, 10वां इसी तरह से जाएगा। यहाँ पर हम जब लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम, क्या था वो 5 ऋण करनी 3 ऐसा लिखेंगे। ये 5 इधर लाएंगे तो ऋण 5 हो जाएगा, लघुत्तम निकालेंगे तो ये यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। ये ऋण करनी 3 बचेगा,
यहाँ भी ऋण करनी 3 होगा। अब मैं ऋण का भाग दूंगा तो क्या होगा, एक धन का करनी 3 बन जाएगा और यहाँ पर संख्या चेंज होकर क्या लिखा जाएगी 5q माइनस p हो जाएगा। p माइनस 5q का 5q माइनस p हो जाएगा। बटे में केवल क्या था हमारे पास q था तो q भी लिखेंगे, यहाँ पर एक 3 लिख देंगे, ये भी 3 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे हम 5 ऋण करनी 3। यानी एक सवाल से ही हम 4 सवाल को बना सकते हैं। 7, 8, 9, 10 एक जैसे ही हैं, एक जैसे ही उनको करते हैं, उनके लिखने का तरीका भी एक जैसे ही होता है। ठीक है, इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया।